मास्टर टोनी की कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद शादाब कॉलोनी की सड़क पर मुड़ गई। ये सड़क चूंकि सुनसान रहती थी और उसके साथ साथ सड़क सिवाय शादाब कॉलोनी के और किसी तरफ को ना मुड़ती थी, इसलिए टाइगर ने उकप में रहने की बजाय आगे बढ़कर पहले शादाब कॉलोनी पहुंचने का फैसला किया। चुनांचे उसने मोड़ मुड़ते ही खासी तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल दौड़ानी शुरू कर दी, लेकिन फिर वो ये देखकर चौंक पड़ा कि एक दरख्त के साथ तबाहशुदा कार के करीब मास्टर टोनी की कार रुकी हुई थी। लेकिन टाइगर उसी तरह मोटरसाइकिल दौड़ाता करीब से गुजरता चला गया। करीब से गुजरते हुए उसने मुंह जानबूझकर दूसरी तरफ कर लिया था, क्योंकि मास्टर टोनी उसे अच्छी तरह पहचानता था। लेकिन उसके साथ ही उसके जहन में आंधियां सी चलना शुरू हो गई थी, क्योंकि करीब से गुजरते हुए वो सफदर की कार को पहचान गया था। तबाहशुदा कार सफदर की ही थी। उसने काफी आगे जाकर साइड मिरर से देखा तो सियाह रंग की कार को उसने अपने पीछे आते हुए देखा। वो आगे बढ़ता गया और फिर थोड़ी देर बाद वो शादाब कॉलोनी के पहले चौक पर पहुंच गया। उसने मोटरसाइकिल एक पान सिगरेट के कोके की साइड में जाकर रोक दी और उतरकर उसे स्टैंड करने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे जगह ना हमवार होने की वजह से मोटरसाइकिल सही तौर पर स्टैंड ना हो रही हो और वो उसे आगे पीछे करके एडजस्ट कर रहा हो। लेकिन कनखियों से वो चौक की तरफ ही देख रहा था और चंद लम्हों बाद सिया रंग की कार पहले चौक पर पहुंचकर दाएं तरफ मुड़ी और फिर सीधी आगे बढ़ती चली गई। टाइगर चंद लम्हे खड़ा उसे जाते देखता रहा। वो मेन रोड पर सीधी जा रही थी और टाइगर जानता था कि सड़क आगे जाकर खत्म हो जाती है, इसलिए उसने पीछे जाने की जरूरत ना समझी और फिर उसे दूर से कार एक अलग थलग कोठी के गेट पर रुकती हुई नजर आई। कार में से उतरकर एक आदमी ने कॉल बेल बजाई और फिर चंद लम्हों बाद ही फाटक खुल गया और एक आदमी बाहर आ गया। बाहर निकलते ही वो तेजी से वापस अंदर गया और फिर कार फाटक के अंदर चली गई। टाइगर ने मोटरसाइकिल दोबारा संभाली और फिर वो उसे भगाता हुआ उस कोठी की तरफ बढ़ता गया। उसने मोटरसाइकिल एक जेर तामीर कोठी के उकब में जाकर रोक दी और फिर उसके उकब से निकलकर वो आहिस्ता आहिस्ता उस कोठी की तरफ बढ़ता गया जिसमें मास्टर टोनी की कार गई थी। उसके पास रिवॉल्वर मौजूद ना था, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो मास्टर टोनी को छोड़ेगा नहीं, चाहे उसे हाथों से ही क्यों ना उसकी हड्डियां तोड़नी पड़े। कोठी के उगभी हिस्से में पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। उगभी दीवार खासी बुलंद थी, लेकिन दीवार के साथ ही एक पुराना सा दरख्त मौजूद था जिसकी एक शाख अंदर तक चली गई थी। टाइगर उस दरख्त पर चढ़ा और फिर उसने उगभी हिस्से पर निगाह दौड़ाई। उगभी हिस्सा वीरान था, वहां पाए बाग भी न था, बस तारकोल के पुराने ड्रम और तामीरात का मुख्तलिफ सामान बिखरा पड़ा था। टाइगर उस तने पर खिसकता हुआ आगे बढ़ा और फिर उसने एक मुनासिब जगह देखकर नीचे छलांग लगा दी। हल्का सा धमाका हुआ, लेकिन टाइगर के पैर जैसे ही जमीन से लगे वो दौड़ता हुआ एक ड्रम के पीछे छुप गया। लेकिन जब कोई रद्द-ए-अमल महसूस ना हुआ तो वो ड्रम के पीछे से उठा और फिर तेजी से इमारत की साइड की गली में घुसता गया। उस साइड पर पानी के पाइप ऊपर जा रहे थे। वो बंदर की सी तेजी से ऊपर चढ़ गया और चंद लम्हों बाद वो छत पर पहुंचकर सीढ़ियां उतरने लगा। दरमियानी मंजिल की गैलरी में जैसे ही वो पहुंचा वो घूमकर दरमियानी राहदारी में से होता हुआ आगे बढ़ गया। वो पहले नीचे की सही सूरत हाल का जायजा लेना चाहता था और फिर उसे एक बड़े से रोशनदान में से जो आधा खुला हुआ था बातों की आवाजें सुनाई दी। वो दबे दबे कदमों चलता हुआ उस रोशनदान के करीब पहुंच गया। उसने रोशनदान में से झांका तो दूसरे लम्हे बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि उस कमरे में मास्टर टोनी के साथ अरसलान डगलस और फरकंदा मौजूद थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। इन दोनों की हालत खराब हो गई है, लेकिन वो यही बताते हैं कि उन्हें इमरान का कोई पता नहीं, वो किसी एक जगह नहीं रहता। इमरान ने उन्हें ट्रांसमीटर पर इत्तला दी थी कि साहिल से ये लोग वापस शहर की तरफ आ रहे हैं, उनकी निगरानी की जाए। अरसलान ने कहा उन दोनों की हालत खराब हो गई है, लेकिन वो यही बताते हैं कि उन्हें इमरान का कोई पता नहीं, वो किसी एक जगह नहीं रहता। इमरान ने उन्हें ट्रांसमीटर पर इत्तला दी थी कि साहिल से ये लोग वापस शहर की तरफ आ रहे हैं, उनकी निगरानी की जाए। अरसलान ने कहा लेकिन ये बात सोचने की है कि आखिर इमरान कैसे साहिल पर पहुंच गया। जोश ने उन्हें ट्रांसमीटर पर इत्तला दी। मास्टर टोनी ने कहा हमने ये बात भी पूछी है, लेकिन उन्हें तो शैतान जजीरे का भी इल्म नहीं। इमरान ने उन्हें साहिल से ही वापस भेज दिया था। अरसलान ने कहा वो झूठ बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं बताते। शेल्टन कहाँ चला गया है? मास्टर टोनी ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा वो उन दोनों के पास तहखाने में है, पूछ-गुछ भी उसी ने की है, मिर्चों का थैला चढ़ाकर। अरसलान ने कहा ओ, उसे बस यही कुछ आता है, आओ मेरे साथ, मैं देखता हूँ कि ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। मास्टर टोनी ने कहा और फिर वो सब एक दूसरे के पीछे चलते हुए
साइड में बने हुए एक दरवाजे की तरफ बढ़ गए। टाइगर सोच रहा था कि वो किन दोनों का जिक्र कर रहे हैं और फिर उसके जहन में झमाका सा हुआ। उसे रास्ते में सफदर की तबाहशुदा कार का ख्याल आ गया और वो समझ गया कि उन दोनों में लाजमन एक सफदर होगा। दूसरा सीक्रेट सर्विस का कोई भी मेंबर हो सकता है। टाइगर कमरा खाली होते ही तेजी से पीछे हटा और फिर दोबारा राहदारी में से होता हुआ सीढ़ियों की तरफ आया। उसने यही फैसला किया था कि वो फौरी तौर पर इमरान को इसकी इत्तला कर दे, क्योंकि कोठी में अरसलान और उसके साथियों के अलावा मास्टर टोनी और उसके साथी मौजूद थे और वो सब मुसल्ला थे, जबकि टाइगर के पास रिवॉल्वर तक ना था, इसलिए वो अकेला उनका मुकाबला न कर सकता था। चुनांचे वो दोबारा सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा, मगर जैसे ही उसने सीढ़ियों से निकलकर छत पर कदम रखा, उसके सर पर अचानक कयामत सी टूट पड़ी और वो उछलकर मुंह के बल छत पर गिरा। उसने नीचे गिरते ही उठने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे उसकी कनपट्टी पर एक और धमाका हुआ और उसके बाद होशो हवास उसका साथ छोड़ गए। सफदर और कैप्टन शकील कुर्सियों पर बंधे हुए बैठे थे। उनके मुंह और आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी। आंखों, नाक और मुंह से पानी बह रहा था और बार बार आने वाली छींकों ने उनके पूरे जिस्म के निजाम को हिलाकर रख दिया था। अरसलान और उसके साथियों ने इस बार उनके साथ इंतहाई अजीब सुलूक किया था। सुर्ख मिर्चों के थैले ने उनके सारे कसबस निकाल दिए थे। लोहे के मजबूत राउटों की वजह से वो किसी सूरत भी अपने आप को बचा न सकते थे। गो थैले चढ़ाने वाले ने उनके नाक और मुंह पर किसी महलूल का स्प्रे किया था, जिससे उनकी तेजी से बिगड़ती हुई हालत समझ गई थी, लेकिन उसके बावजूद नाक और हलक में सूजिश मौजूद थी। सफदर की हालत ज्यादा खराब थी, क्योंकि तशद्दुद का यह अजीबोगरीब तरीका सबसे पहले उसी पर आजमाया गया था, और जब उसने बताया कि उसे इमरान के ठिकाने का इल्म नहीं है, तो फिर कैप्टन शकील के साथ भी यही हशर किया गया। लेकिन जाहिर है, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाता, दानिश मंजिल का पता तो वो बता ना सकते थे, और दानिश मंजिल में इमरान रहता भी ना था। उन्होंने राना हाउस के मुतालिक बता दिया कि एक ठिकाना उसका वो है, लेकिन वो तो तबाह हो चुका है, और अरसलान वगैरह खुद भी जानते थे कि राना हाउस तबाह हो चुका है। बाकी ठिकाना फ्लैट के सिवा और कोई ना था। उनकी पूछगछ पर उन्होंने ट्रांसमीटर पर इत्तला के मुतालिक तफसीलात बता दी। उनके पास B11 ट्रांसमीटर थे जो खुसूसी तकनीक के हामिल थे, इसलिए सफदर और कैप्टन शकील ने उन्हें यही बताया कि इस ट्रांसमीटर पर सिर्फ कॉल वसूल हो सकती है, अरसाल नहीं की जा सकती। और B11 ट्रांसमीटर की साख्ती ऐसी थी कि अरसलान और उसके साथियों को उनकी बात तस्लीम करनी पड़ी, और फिर उन्हें कॉल बेल की आवाज़ सुनाई थी तो वो सब शेटन समेत उस तहखाने से बाहर निकल गए। ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमें यहाँ से किसी सूरत निकलना चाहिए। इनके बाहर जाते ही कैप्टन शकील ने चीखते हुए कहा, कोई सूरत भी तो नजर आए, फिलहाल तो हमारी अपनी ही सूरत बिगड़ गई है। जालिमों ने बिल्कुल ही नया काम किया है। सफदर ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये लोग तो गोली मार देंगे। कैप्टन शकील ने कहा, और फिर उसने अपने जिस्म को जोर जोर से झटके देने शुरू कर दिए। लेकिन फौलादी रॉड्स की ग्रिप बेहद सख्त थी। तुम्हारी टांगें मुझसे लंबी हैं कैप्टन, जरा सा नीचे खिसक कर पिछले पाए पर ठोकर मारने की कोशिश करो, सफदर ने कैप्टन शकील से कहा, और कैप्टन शकील ने अपनी टांग को खींचकर पीछे ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी से निकले हुए रॉड उसके जिस्म में इस सख्ती से पेवस्त थे कि वो जरा सा भी नीचे न खिसक सका। इस तरह उनकी यह कोशिश भी नाकाम हो गई। लेकिन उनका कोई हरबा भी कारामद न हो रहा था। वाकई बुरे फंसे हैं, कैप्टन शकील ने कहा। अब एक ही सूरत है कि उन्हें कोई ऐसा चक्कर दिया जाए कि ये न सिर्फ हमारी मौत को मुलतवी कर दे, बल्कि हमें यहाँ से निकाल कर ले जाने पर भी मजबूर हो जाए, तभी इस मुसीबत से छुटकारा हो सकता है। सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा, मसलन कैसा चक्कर? कैप्टन शकील ने चौंकते हुए कहा, मुझे सोचने दो, सफदर ने कहा, और फिर उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन चंद ही लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला और अरसलान और उसके साथी दोबारा अंदर आ गए। इस बार उनके साथ मास्टर टोनी भी था। सफदर और कैप्टन शकील दोनों मास्टर टोनी को शक्ल से पहचानते थे। वो ये भी जानते थे कि मास्टर टोनी का ग्रुप टाइगर को अगवा करके ले गया था और साहिल समंदर तक उन्होंने उसकी निगरानी की थी। तो ये है। मास्टर टोनी ने अपनी करंजी आंखों से बगौर सफदर और शकील को देखते हुए कहा, और फिर वो तेज तेज कदम उठाता सफदर की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे कमरा चटाक की आवाज से गूंज उठा। मास्टर टोनी का भरपूर थप्पड़ सफदर के गाल पर पड़ा था, लेकिन दूसरे लम्हे मास्टर टोनी बुरी तरह चीखता हुआ पीछे हटा। सफदर ने फौरी जवाबी वार किया था। मास्टर टोनी चूंकि उसके बिल्कुल सामने खड़ा था और सफदर की दोनों टांगे इस हद तक हरकत कर सकती थी कि वो उसकी पिंडली पर अपने बूट की टो मार सके,
इसलिए सफदर ने बोट की टो पूरी कुव्वत से मास्टर टोनी की पिंडली में मार दी और मास्टर टोनी बुरी तरह चीखता हुआ पीछे हटा। वो अपनी पिंडली दोनों हाथों से पकड़े बुरी तरह नाच रहा था। अरसलान और उसके साथी बेख्तियार हंसने लगे। मैं इन्हें गोली मार दूंगा, मास्टर टोनी ने भड़कते हुए लहजे में कहा और उसने तेजी से जेब में हाथ डाला। ठहरो मास्टर, अरसलान ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मास्टर टोनी ने करक लहजे में कहा। जोश में आने की जरूरत नहीं, ये कोई आम बदमाश या गुंडे नहीं कि तुम इन्हें थप्पड़ मारकर इनका मुंह खुलवा लोगे, और अभी हमने इनसे बहुत कुछ पूछना है, अरसलान ने उसे समझाते हुए कहा। पूछ तो लिया है तुमने, मास्टर टोनी ने संभलते हुए कहा। अभी कहाँ पूछा है, ये कार्रवाई तो तुम्हारे आदमी ने की है, हमने तो अभी तक हाथ भी नहीं हिलाया, अरसलान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मास्टर टोनी कोई जवाब देता, अचानक कमरे का दरवाजा खुला और दो आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक बेहोश आदमी को उठाया हुआ था। बॉस, ये दरमियानी राहदारी में मौजूद था। रॉजर ने आहट सुनी तो वो उसे ढूंढता हुआ छत पर गया। जब रॉजर वापस आ रहा था तो ये छत की तरफ जा रहा था। रॉजर ने इसे जरब लगाकर बेहोश कर दिया है। उन्होंने बेहोश आदमी को फर्श पर लिटाकर कहा, ओ टाइगर, टाइगर यहाँ कैसे पहुंच गया, मास्टर टोनी ने हैरत भरे लहजे में बेहोश आदमी को देखते हुए कहा। अरसलान, डगलस और फरकंदा भी उसे हैरत से देख रहे थे। उधर सफदर और कैप्टन शकील भी टाइगर की इस तरह अचानक आमद पर हैरान थे। टाइगर की यहाँ मौजूदगी का मतलब है कि इमरान भी यहाँ मौजूद है, अरसलान ने तेज लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात पर तबसरा करता, अचानक बैरूनी राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर दरवाजा खुला और शेरटन अंदर दाखिल हुआ। बॉस, कोठी की निगरानी हो रही है, एक आदमी सामने मौजूद है और एक और कार भी मैंने रुकते देखी है, शेरटन ने कहा। निकलो यहाँ से निकलो, हमें घेरा जा रहा है, अरसलान ने तेज लहजे में कहा। इनका क्या करना है, डगलस ने अरसलान से कहा और फिर तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। ठहरो डगलस, फायर न करना वरना वो यकलक हमला कर देंगे। टाइगर अंदर मौजूद था और हमें इल्म तक ना हुआ, हम अपने रिस्क पर इन्हें नहीं मार सकते। मास्टर टोनी कोई खुफिया रास्ता है यहाँ से निकलने का, अरसलान ने डगलस का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। हाँ है, लेकिन हमारी कारें, मास्टर टोनी ने घबराए हुए लहजे में कहा। गोली मारो कारों को, मैंने एक और तरकीब सोची है, आओ जल्दी करो, अरसलान ने कहा। और दूसरे लम्हे वो सब तेजी से दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते ही सफदर और कैप्टन शकील ने इत्मीनान के तवील सांस लिए। वो सब कुदरतन ही बच गए थे, वरना उनको यकीन था कि बाहर निकलने से पहले उन्हें कम से कम गोली जरूर मार दी जाएगी। लेकिन न जाने अरसलान के जहन में क्या स्कीम थी। टाइगर, टाइगर, होश में आओ, कैप्टन शकील ने चीखकर कहा। लेकिन टाइगर बदस्तूर बेहोश पड़ा हुआ था। जाहिर है वो उनके सिर्फ पुकारने से तो होश में नहीं आ सकता था। इमरान ने कार शादाब कॉलोनी के पहले चौक के पास एक साइड में करके रोक दी और खुद उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता आखिरी कोठी की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि एक जेर तामीर कोठी की साइड से जूलिया बाहर आ गई और इमरान उसे देखते ही उधर ही मुड़ गया। क्या पोजीशन है, इमरान ने जूलिया के करीब पहुंचकर पूछा। सब मेंबर्स पहुंच चुके हैं, कोठी के गिर्द निगरानी की जा रही है। तनवीर सबसे पहले पहुंचा है। उसके कहने के मुताबिक अंदर पोर्च में 2 कारें मौजूद हैं, लेकिन आदमी कोई नजर नहीं आ रहा और जब से वो आया है कोई आदमी बाहर नहीं निकला। जूलिया ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, आओ मेरे साथ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और जेर तामीर कोठी की साइड से निकलकर दोबारा आखिरी कोठी की तरफ चल पड़े। वो दोनों यूं साथ साथ चल रहे थे जैसे कोई नया शादीशुदा जोड़ा टहलने के लिए निकला हो। इमरान ने जूलिया को इसलिए हमरा ले लिया था कि इस तरह दूर से यही समझा जा सकता था कि कोई जोड़ा वहां से गुजर रहा है। आखिरी कोठी से पहले एक साइड की दीवार के पीछे रुककर उसने गहरी नजरों से कोठी का जायजा लिया। कोठी 2 मंजिला थी और ऊपर की मंजिल पर एक कमरा ऐसा था जिसकी लंबी और चौड़ी खिड़की से सड़क के दोनों अतराफ का जायजा आसानी से लिया जा सकता था। लेकिन वो खिड़की बंद थी और उसमें शीशे भी ऐसे लगे हुए थे जिनके आर पार देखा ना जा सकता था। वैसे कोठी गहरे सुकूत में गर्क नजर आ रही थी। क्या देख रहे हो, जूलिया ने कहा। मैं देख रहा हूँ हमारे हनीमून के लिए ये कोठी कैसी रहेगी, इमरान ने बगैर मुड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे साथ यही मुसीबत है, काम के वक्त भी बकवास से बाज नहीं आते, जूलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। मेरे साथ तो तुम हो,
अब तुम अपना नाम जो चाहे रख लो, जूलिया या मुसीबत, मुझे कोई एतराज नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दीवार से निकलकर आगे बढ़ गया। उसने मुड़कर भी ना देखा कि जूलिया आ रही है या नहीं, लेकिन जाहिर है जूलिया वहां रुक तो ना सकती थी। इमरान तेज तेज कदम उठाता उस कोठी के फाटक के पास पहुंच गया। फाटक के दरमियानी झुर्री से उसने आंख लगाकर अंदर झांका तो पोर्च में 2 गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन कोई आदमी नजर न आ रहा था। मेरे ख्याल में कोठी खाली हो चुकी है या फिर तनवीर को गलत इत्तला दी गई है, इमरान ने चंद लम्हों बाद सीधा होते हुए कहा और उसने हाथ उठाकर कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। वो काफी देर तक उसे बजाता रहा, लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना सुनाई दिया तो उसने इधर उधर देखा और दूसरे लम्हे वो किसी बंदर की सी फुर्ती से फाटक पर बने हुए फौलादी बेल पुटों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुका, दूसरे लम्हे वो अंदर कूद गया। जूलिया हैरत से आंखें फाड़े बाहर खड़ी रह गई। उसे हैरत इस बात पर थी कि एक्सटो के कहने के मुताबिक कोठी में अरसलान और उसके साथी मौजूद हैं, जो इंतहाई खतरनाक लोग हैं, और इमरान यूं अंदर कूद गया है जैसे ये उसकी अपनी कोठी हो और वो चाबी गुम कर बैठा हो, इसलिए फाटक से कूदकर अंदर गया हो। लेकिन बहरहाल वो उसे रोक ना सकती थी, लीडर वही था। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और जूलिया, कोठी वाकई खाली है, इमरान ने अंदर से जूलिया से मुखातिब होकर कहा, और जूलिया सर हिलाती हुई फाटक क्रॉस कर गई। इमरान बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था, उसका एक हाथ कोट की जेब में था। जूलिया भी इमरान को मोहतात देखकर खासी मोहतात हो गई थी। उसने सियाह रंग की चुस्त पतलून और जैकेट पहन रखी थी। वो जब भी किसी रेड पार्टी में शिरकत करती तो हमेशा यही लिबास इस्तेमाल करती थी, क्योंकि इस लिबास में वो आज़ादी से न सिर्फ हरकत कर सकती थी बल्कि ज़रूरत पड़ने पर लड़ाई भिड़ाई में भी आसानी से शिरकत कर लेती थी। जूलिया का हाथ जैकेट की जेब में था और जेब में मौजूद रिवॉल्वर के दस्ते पर वो हाथ जमा हुआ था। वो दोनों मोहतात अंदाज में कारों के करीब से गुजरते हुए इमारत में दाखिल हो गए। इमारत वाकई खाली थी, किसी कमरे में कोई आदमी मौजूद न था। मुख्तलिफ कमरों से घूमते हुए वो जैसे ही एक कमरे में पहुंचे, उन्हें मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ उनके कदमों में सुनाई दे रही थी। इमरान तेजी से झुक गया और उसने फर्श से कान लगा दिए, लेकिन आवाज़ दोबारा सुनाई ना दी थी। इमरान उठा और उसने इधर उधर की दीवारों को ठोकना शुरू कर दिया। वो शायद कोई खुफिया रास्ता तलाश कर रहा था। जूलिया भी समझ गई थी कि इमरान क्या तलाश कर रहा है, चुनांचे वो तेजी से एक दीवार में नस्ब अलमारी की तरफ बढ़ी। उसे इस अलमारी का ऐन दीवार के दरमियान मौजूद होने पर शक था। उसने अलमारी को खोला तो अलमारी खाली थी। उसने अलमारी के अंदर हाथ डालकर उसकी दीवारों को थपथपाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर कोई चीज ना थी। इमरान भी अब उसके करीब पहुंच चुका था। वो गौर से अलमारी को देख रही थी। ठहरो जूलिया, इमरान ने जूलिया से कहा, और जूलिया एक कदम पीछे हट गई। इमरान ने अलमारी को एक साइड से जोर लगाकर धकेलना शुरू कर दिया तो गड़गड़ाहट की आवाज से अलमारी दूसरी साइड में दीवार के अंदर गायब हो गई। अब वहां एक दरवाजा सा बन गया था और सीढ़ियां नीचे जाती साफ नजर आ रही थी। कौन है? अचानक सफदर की चीखती हुई आवाज सुनाई थी, और सफदर की आवाज सुनते ही वो दोनों बेख्तियार उछल पड़े। अरे सफदर सब यहाँ मौजूद है, इमरान ने सफदर का नाम बिगाड़कर जोर से कहा और फिर वो तेजी से सीढ़ियां उतरता गया। जूलिया उसके साथ थी और चंद लम्हों बाद दोनों उस बड़े कमरे में मौजूद थे जहां सफदर और कैप्टन शकील कुर्सियों पर बंधे बैठे थे और टाइगर फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। अरे तुम दोनों को क्या हुआ? क्या रोते रहे हो? इमरान ने उनकी सूजी हुई शक्लें देखते ही हैरत भरे लहजे में कहा। जब सुर्ख मिर्चों से भरा हुआ थैला मुंह पर चढ़ा दिया जाए तो आदमी को रोना ही पड़ता है, सफदर ने हंसते हुए कहा। ओ अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, फिर तो खासा दिलचस्प तमाशा हुआ होगा, इमरान ने हंसते हुए कहा, और जल्दी से आगे बढ़कर उसने कुर्सियों के पिछले पायों पर यक के बाद तिगरे ठोकरें मारी और कैप्टन शकील और सफदर दोनों के जिस्मों के गिर्द मौजूद रॉड्स गायब हो गए और वो दोनों तवील सांस लेते हुए उठ खड़े हुए। उधर जूलिया टाइगर को होश में ले आने की कोशिशों में मसरूफ थी। ये तुमसे होश में नहीं आएगा जूलिया, तुम लोग बाहर चलो, मैं इसे ले आता हूँ, इमरान ने टाइगर की तरफ बढ़ते हुए जूलिया से कहा, और जूलिया पीछे हट गई। लेकिन ये लोग कहाँ गायब हो गए? जूलिया ने कहा। वो किसी खुफिया रास्ते से फरार हो गए हैं। पहले टाइगर अंदर आया तो उसे ट्रैप कर लिया गया, फिर उनके आदमी ने उन्हें इत्तला दी कि कोठी की निगरानी हो रही है तो वो फौरन हम सबको छोड़कर फरार हो गए, सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। कितने आदमी थे? इमरान ने चौंक कर पूछा। अरसलान और उनके साथियों के अलावा मास्टर टोनी भी था और उसके आदमी भी थे।
सफदर ने जवाब दिया, ओह अच्छा, तो पूरा गैंग था, लेकिन ये टाइगर इधर कैसे पहुंच गया? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और उसने झुककर टाइगर की नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद टाइगर ने आंखें खोलती और इमरान हट गया। सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया बाहर जा चुके थे। आप इमरान साहब, मैं आपको कॉल करने जा रहा था कि उन्होंने अचानक ट्रैप कर लिया। टाइगर ने गर्दन को झटका देकर सीधा करते हुए कहा।